छात्रों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की ऐतिहासिकता एवं कल्पनाशीलता की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने नाटक के स्वरूप, उसके तत्व तथा उसके महत्व की चर्चा की थी। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भी इतिहास सम्मत कल्पना का मणिकांचन प्रयोग हुआ है। विवेचना कीजिए। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक नाटककारों में जयशंकर प्रसाद का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। आपका इतिहास प्रेम प्रसिद्ध है। इतिहास के प्रति खोजी प्रवृत्ति एवं प्रतिबद्धता के कारण ही उन्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले के रूप में भी जाना जाता है। आपने 13 नाटक हिंदी साहित्य को प्रदान कर साहित्य को समृद्ध किया है। इनमें 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक तथा शेष 2 भावनात्मक नाटक हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री आदि चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें प्रसाद जी ने अद्भुत कल्पना का सम्मिश्रण किया है। जो घटित हो चुका है वह इतिहास है, और जिसके घटित होने की संभावना है वह कल्पना का क्षेत्र है। किसी भी नाटक की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए उसमें वर्णित पात्रों के नाम और घटनाओं को इतिहास से मिलाना होता है। मूल घटनाएं प्रसिद्ध होती हैं और प्रमुख पात्र भी इतिहास सम्मत होते हैं। नाटककार ऐतिहासिक पात्रों एवं घटनाओं में कुछ फेरबदल कर कल्पना के द्वारा उसमें रोचकता एवं रसात्मकता प्रदान करता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी का ऐतिहासिक कल्पना मिश्रित प्रसिद्ध नाटक है। छात्रों,
अब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का परीक्षण करेंगे कि उसमें कितना इतिहास है और कितनी कल्पना है। इसके लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा कि उसका स्रोत क्या है और उसमें पात्र कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्रोत की बात करते हैं। तो इसके लिए तीन मुख्य स्रोत की चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र, जो आचार्य रामचंद्र एवं आचार्य गुणचंद्र दोनों ने मिलकर लिखा है। ये एक शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का वेश बनाकर सकराज का वध कर वास्तविक ध्रुव स्वामिनी का उद्धार किया था। दूसरा स्रोत काव्य मीमांसा है। यह ग्रंथ राजशेखर ने लिखा है। इस ग्रंथ में भी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का वर्णन हुआ है, उल्लेख हुआ है। उसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रंथ की, जो हर्ष चरित्र है। यह महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में भी एक स्थान पर चंद्रगुप्त के कामिनी वेश धारण करने की चर्चा हुई है और शत्रु के नगर में जाकर शकपति का वध करने का वर्णन हुआ है। तो ये तीनों स्रोत हैं। इन तीनों स्रोतों को प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी को लिखने में प्रयुक्त किया है। अब हम बात करते हैं पात्रों की। तो पात्र ध्रुव स्वामिनी में दो प्रकार के हैं। ऐतिहासिक पात्र भी हैं और काल्पनिक पात्र भी हैं। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक पात्रों की चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक पात्र कौन कौन हैं। ऐतिहासिक पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज तथा आचार्य मिहिरदेव का नाम लिया जाता है। अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त की बात करते हैं। चंद्रगुप्त गुप्त वंशीय शासक है। उसके पिता का नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने 374 ईस्वी में मृत्यु होने से पूर्व ही चंद्रगुप्त के लिए शासक नियुक्त किया था, परंतु चंद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम रामगुप्त था। इस दौरान रामगुप्त ने ज्येष्ठ पुत्र होने का तर्क देते हुए उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजा बन बैठा। गुप्त सम्राटों की वंशावली में सम्राट चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त के बाद स्वयं उसका नाम आता है, जबकि उसके बड़े भाई रामगुप्त का नाम उस वंशावली में
नहीं आता है। इसका कारण ये भी था कि जहाँ एक तरफ चंद्रगुप्त शक्तिशाली, पराक्रमी, निर्भीक योद्धा था, वहीं दूसरी ओर रामगुप्त कायर, अयोग्य और विलासी था, जिस कारण से रामगुप्त का नाम उस वंशावली में नहीं लिया जाता है। परंतु इससे ही रामगुप्त के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तो रामगुप्त चंद्रगुप्त से उम्र में बड़ा था, दूसरा उसके नाम से सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों पर भी उसका नाम राम लिखा हुआ मिलता है। यह अलग बात है कि लोगों ने भ्रमवश उस राम शब्द के लिए कांच पढ़ लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त एक शक्तिशाली और वीर योद्धा था, परंतु रामगुप्त उसका जो बड़ा भाई है वह एकदम उसके विपरीत व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इन दोनों का ही नाम इतिहास में मिलता है, इसलिए चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ध्रुवस्वामिनी भी ऐतिहासिक पात्र है। काव्य मीमांसा में उसका नाम ध्रुवस्वामिनी है और चंद्रगुप्त सकरात से उसका उद्धार करता है। देवी चंद्रगुप्तम में उसका नाम ध्रुव देवी लिखा हुआ है। नाटक के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ध्रुवस्वामिनी आगे चलकर चंद्रगुप्त की पत्नी बनती है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में भी अंत में चंद्रगुप्त की पत्नी के रूप में ध्रुवस्वामिनी को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं सकराज और आचार्य मिहिर देव की। चूँकि रामगुप्त का युद्ध सकराज से दिखाया गया है, इसलिए सकराज या शकाधिपति भी एक ऐतिहासिक पात्र सिद्ध होता है। यह अलग बात है कि सकराज का नाम उल्लेख नहीं हुआ है। अब बात करते हैं आचार्य मिहिरदेव की। तो आचार्य मिहिरदेव भी एक इतिहास पुरुष के रूप में व्यक्त हुए हैं, इसलिए इनको भी ऐतिहासिक पात्र कहा जाता है। इन पात्रों के अतिरिक्त ध्रुवस्वामिनी में शिखर स्वामी, कोमा, मंदाकिनी, पुरोहित इन पात्रों की चर्चा भी हुई है, परंतु शिखर स्वामी, कोमा, मंदाकिनी, पुरोहित इन पात्रों का कोई ऐतिहासिक परिचय प्राप्त नहीं होता है। यह सभी पात्र प्रसाद जी की कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उन्होंने अपनी कल्पना के बल पर इन पात्रों के द्वारा ऐतिहासिक पात्रों के व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने जहां एक तरफ ऐतिहासिक पात्रों को लिया है, वहीं दूसरी तरफ काल्पनिक पात्रों की भी चर्चा की है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें कल्पना का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप ये विषय समझ गए होंगे। धन्यवाद।